हेलो दोस्तों, मैं सरोज कुमार सुमन आप लोगों को डिजिटल लाइव क्लासेज में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज इंडियन पॉलिटी, भारतीय राज्य व्यवस्था के बारे में आप लोगों को बताने वाला हूं। भारतीय राज्य व्यवस्था यूपीएससी और बीपीएससी के लिए स्वतंत्र विषय के रूप में माना जाता है और इसका बेहतर नॉलेज भारत के नागरिक होने के नाते आप सभी को बहुत ज़रूरी है, जो कि आप अपने राज्य व्यवस्था के बारे में, सिस्टम ऑफ गवर्नेंस को बहुत ठीक से समझेंगे, संविधान को ठीक से समझेंगे। क्योंकि आप जानते हैं किसी भी देश को चलाने के लिए कुछ नियम कानून की आवश्यकता होती है। उस नियम कानून के लिखित दस्तावेज को ही संविधान कहा जाता है। भारतीय संविधान के जनक बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को माना जाता है, जिनका जन्म महू मध्य प्रदेश में हुआ था। तो आज हम भारतीय राज्य व्यवस्था के बारे में आपसे बात करने जा रहा हूँ। सबसे पहले भारतीय राज्य व्यवस्था की शुरुआत कैसे हुई, इन महत्वपूर्ण बिंदुओं पर मैं चर्चा करूँगा। इसके लिए मैंने टॉपिक दिया है हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। इसका मतलब ये हुआ ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि और किस प्रकार भारतीय राज्य व्यवस्था की शुरुआत हुई है। सबसे पहले आप देखते हैं, आपने हिस्ट्री में पढ़ा भी होगा, 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आया और सबसे पहले सूरत में अपना फैक्ट्री स्थापित किया। और ईस्ट इंडिया कंपनी जो है व्यापार करने के उद्देश्य से आया था और धीरे धीरे उन्होंने अपना व्यापार इस प्रकार बढ़ा लिया जो कि पूरा भारतवर्ष में उसका व्यापार फैल गया था। और उन्होंने व्यापारिक कार्य छोड़ करके भारत के प्रशासनिक कार्य में भी हिस्सा लेने लगा। इसके लिए उन्होंने पुरजोर प्रयास भी किया। तो देखते हैं, सबसे पहला टॉपिक यही रखे हैं मैं। 1600 ईस्वी में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के रूप में व्यापार करने भारत आए और उन्होंने महारानी एलिजाबेथ प्रथम के चार्टर द्वारा उन्हें भारत में व्यापार करने की विस्तृत अधिकार प्राप्त थे। 1765 में उन्होंने बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी अधिकार प्राप्त कर लिए। दीवानी का मतलब होता है दोस्तों राजस्व प्राप्त करना। क्योंकि आप जानते हैं हमारा देश कृषि प्रधान देश है और शुरू से जो है हमारी राष्ट्रीय आय जो है कृषि पर आधारित है। इसका मतलब ये हुआ, जो कृषि से जो राजस्व प्राप्त होता था उस पर जो है 3 राज्य भारत के सबसे महत्वपूर्ण बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी इन्हें प्राप्त हो गया और वहाँ का टैक्स ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी वसूलना शुरू कर दिया। अगला देखते हैं, हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ और 15 अगस्त 1947 को ही ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो है भारत छोड़ के अपने देश लौट गए। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात हमारे देश को संविधान की आवश्यकता है। जैसा कि मैंने बताया है अभी, संविधान किसी भी देश के लिए कानून व्यवस्था उसमें लिखा होता है। 1946 ईस्वी में संविधान सभा का गठन किया गया। 26 नवंबर 1949 ईस्वी को संविधान को अंगीकृत किया गया। और दोस्तों, हमारा संविधान 2 वर्ष 11 माह तथा 18 दिन में बनकर तैयार हुआ। इसलिए आप लोग इसको बड़ा ध्यान से रखिए, क्योंकि यूपीएससी और बीपीएससी का क्वेश्चन आपको डिस्क्रिप्टिव टाइप में रहता है। आपसे पूछेगा संविधान के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है या सही है। उस स्थिति में आप जो है, चूंकि कंटेंट को अगर सही से नहीं पढ़िएगा तो आप उसका जवाब ठीक से नहीं दे पाइएगा। केवल गलत या सही चुनना होता है। आपका विस्तृत नॉलेज का परीक्षण होता है यूपीएससी और बीपीएससी की परीक्षा में। तो 26 जनवरी 1950 को संविधान को भारत में लागू किया गया। संविधान सभा की जनक, जैसे संविधान का जनक मैंने बता दिया, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैं। भारत का संविधान विस्तृत तथा लिखित संविधान है तथा इसमें तथ्य कई देशों से लिया गया है। चूँकि हमारा देश का अपना सब कंटेंट नहीं है और इसलिए इसी कारण जो है भारत का संविधान विश्व के सबसे बड़ा संविधान है। जो है भारतीय संविधान की प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा जाता है।
इससे आगे भारतीय राज्य व्यवस्था में कंपनी का शासन 1773 से 1858 तक का हम चर्चा करेंगे, जिससे भारतीय राज्य व्यवस्था का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड आपको अच्छी समझ में आ जाए। तब हम आगे इसके, आप जानते हैं कि संविधान के 22 भाग हैं और 22 भाग का वर्णन हम करने वाले हैं। पूरा 22 भाग का एक लंबा सीरीज आने वाला है आपको। क्योंकि मैं आप लोगों को बता दूं, मैं जिस बुक का प्रयोग कर रहा हूं, एम लक्ष्मीकांत से आपको कंटेंट दे रहा हूं। और एम लक्ष्मीकांत जो है यूपीएससी और बीपीएससी लेवल के लिए एक स्टैंडर्ड बुक माना जाता है, जो ऑल इंडिया में ये सभी आईएएस और पीसीएस लेवल की जितने तैयारी करवाते हैं सब इन्हीं बुक का प्रयोग करते हैं लगभग मीडिया में। तो दोस्तों 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, सबसे पहले इसको समझते हैं। रेगुलेटिंग एक्ट के माध्यम से जो है उनके द्वारा क्या कंपनी पर किस प्रकार का जो है उसको नियंत्रण किया गया, इन सब के बारे में आज समझने वाले हैं। तो देखें दोस्तों, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, इस अधिनियम का अत्यधिक संवैधानिक महत्व है। तो इसका भारतीय संविधान के निर्माण में बहुत अधिक महत्व है, जहाँ से भारतीय राजनीति शुरू होता है। तो सबसे पहला इसका महत्व भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों को नियमित और नियंत्रित करने की दिशा में ब्रिटिश सरकार द्वारा उठाया गया यह पहला कदम था। उन्होंने क्या किए, तो भारत में कंपनी का जो कार्य चल रहा था उसमें जो है कुछ अनियमितता आ रही थी। क्योंकि ब्रिटिश सरकार कंपनी को यहाँ पे नियुक्त कर दिया काम करने के, लेकिन कंपनी सही ढंग से काम करके उसको रिटर्न नहीं दे पा रहा था, इसलिए उन्होंने इसको शिकंजा कसने का कार्य किया है। तो सबसे पहले उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी को नियमित और नियंत्रित करने का काम जो है इस 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट के माध्यम से किया है। दूसरा, इसके द्वारा कंपनी पहली बार प्रशासनिक और राजनीतिक कार्यों को मान्यता मिली। दोस्तों 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट के माध्यम से जो है पहली बार जो है कंपनी को प्रशासनिक और राजनीतिक कार्यों में हस्तक्षेप करने का मान्यता मिला। तो भारत में चूँकि कंपनी तो केवल कंपनी के रूप में कार्य कर रही थी, लेकिन अब उन्होंने इतना विस्तार कर लिया कि यहाँ का राजनीतिक और प्रशासनिक कार्यों में भी अपने आप को जो है शामिल करना शुरू कर दिया जो है। तो दोस्तों जो यूपीएससी जो हम लोगों को पूरा देश में जो है एक अधिकारी को चुनती है हम लोगों में से, क्योंकि देख रहे हैं हमारे देश में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो इसके लिए जितने भी अधिकारी होंगे सबका चयन जो है यूपीएससी करती है, और ए ग्रेड का अधिकारी इसे कहा जाता है, एक ग्रेड का पोस्ट है ये। तो दोस्तों देखते हैं इससे आगे, इसके द्वारा भारत के केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी गई। और दोस्तों हमारे यहाँ प्रशासन के कई प्रमुख अंग हैं, जिसमें केंद्र स्तर पर केंद्रीय सरकार है, राज्य स्तर पर राज्य सरकार है, तथा जिला स्तर पर जो है जिला परिषद और पंचायत स्तर पर पंचायती राज कार्य कर रही है। ये सारे पावर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि गवर्नेंस का पावर का डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है, जिससे हमारा देश जो, चूँकि आप जानते हैं हमारा देश विविधताओं का देश है, यहाँ कई प्रकार के रीति रिवाज, धर्म इत्यादि, मतलब इसमें जो बहुत सारा जो विविधता पाई जाती है, इन सब कंट्रोल करने के लिए यहाँ बहुत बड़ी प्रशासनिक इकाई की आवश्यकता होती है। इससे आगे देखते हैं अधिनियम की विशेषताएं। तो दोस्तों अधिनियम का सबसे पहला विशेषता है, इस अधिनियम के द्वारा बंगाल के गवर्नर को बंगाल के गवर्नर जनरल पद नाम दिया गया एवं उसकी सहायता के लिए 4 सदस्यीय कार्यकारी परिषद का गठन किया गया। पहला गवर्नर जनरल लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स था। तो भारत का जो है पहला गवर्नर जनरल कौन बना? लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स बना। दूसरा टॉपिक देखते हैं, इसके द्वारा मद्रास एवं बम्बई के गवर्नर को बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन कर दिया गया, जबकि पहले सभी प्रेसिडेंसियों के गवर्नर एक दूसरे से अलग थे। इससे पहले 3 प्रेसिडेंसीज था, मद्रास, उसके बाद जब मुंबई जिसको बम्बई कहा जाता था, और उसके बाद बंगाल, ये तीनों प्रेसिडेंसी था जिस पर कंपनी का अधिकार था। तो जो गवर्नर जनरल उसका बना, अब केवल एक गवर्नर जनरल हो गया
जो बंगाल के गवर्नर जनरल, जिसको क्या कहा गया, बंगाल के गवर्नर जनरल के नाम से बनाया गया। और उसका जो है अब 2 प्रेसिडेंसी मद्रास और बम्बई को भी किसमें मिला दिया, बंगाल के में मिला दिया गया इसको, जो बंगाल के गवर्नर जनरल ही उसको कंट्रोल करेंगे जो है। इसी अधिनियम के तहत 1774 में कोलकाता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई, जिसमें मुख्य न्यायाधीश तथा 3 अन्य न्यायाधीश भी थे। इसके तहत कंपनी के कर्मचारियों को रिश्वत लेना प्रतिबंध कर दिया, क्योंकि आप जान रहे हैं कि कंपनी जब यहाँ कार्य कर रही थी तो ब्रिटिश गवर्नमेंट को यहाँ का पूरा डिटेल नहीं दे पा रहा था, जिस कारण क्या किया, जो उन्होंने 1773 रेगुलेटिंग एक्ट लाया और इसके तहत जो है रिश्वत लेना मना कर दिया उसको जो है। अगला देखते हैं, इस अधिनियम के तहत ब्रिटिश सरकार का कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के माध्यम से कंपनी पर नियंत्रण सशक्त हो गया। अब कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के माध्यम से क्या हो गया, कंपनी पर नियंत्रण कर लिया गया। इससे भारत में इसके राजस्व, नागरिक और सैन्य मामलों की जानकारी ब्रिटिश सरकार को देना आवश्यक कर दिया। अब भारत के जो महत्वपूर्ण जानकारी है, नागरिक के बारे में जानकारी, राजस्व के बारे में जानकारी और सैन्य मामलों में जानकारी कंपनी को देना अनिवार्य कर दिया। अब जो भी गवर्नर जनरल थे यहाँ पे बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन हो गए और उन्होंने जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट को जो है अपना रिपोर्ट देना शुरू कर दिया गया। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा अपने दोस्तों के बीच शेयर करें। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।